जी, अस्सलाम वालेकुम। मुझे उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। अच्छा, तो आज हम ना जो आपका मिड सिलेबस है ना, यानी मॉड्यूल नंबर 1 से लेके 5 तक, उसका जो पहला मॉड्यूल है ना, उसको एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। और ये पीपीटी स्लाइड की सीरीज़ का जो है ना फर्स्ट लेक्चर है। ठीक है, इसी तरह जो सेकंड मॉड्यूल होगा, थर्ड होगा, फोर्थ होगा और फिफ्थ होगा ना, इनके सारों की मैं जो है ना ये जो स्लाइडें हैं उनकी एक्सप्लेनेशन भी कर दूँगा। ठीक है, आप लोगों ने करना ये है कि जो मैं बोलूँ ना उसको लिखना ज़रूर है। जो फार्मूले कम से कम मैं बताऊँ ना वो ज़रूर लिखना है आप लोगों ने। ठीक है, बहुत मतलब कि ना आप लोगों का ये 20 नंबर का इसके अंदर से ना पूरे 1 से लेके 5 तक मॉड्यूल का 20 नंबर का जो है वो आता होता है। एक मतलब आपका क्विज़ आता है पहला, वेरी इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, इसमें से एक असाइनमेंट भी आती होती है पूरे सिलेबस में से, तकरीबन 3% की जो है उसकी वेटेज होती है। और जो आपका क्विज़ होते हैं 3 आते हैं और वो तकरीबन 9% के होते हैं, यानी 9 नंबर होते हैं और 3 नंबर की जीडीपी होती है। तो कुल मिला के ये जीडीपी असाइनमेंट और जो आपके 3 क्विज़ होते हैं ना, इनके सारों के ना 15 नंबर होते हैं। ठीक है, मिड से पहले समझो। और मिड जो है वो आपका तकरीबन 25% वेटेज उसकी अकाउंट होती है और वो जो है वो 30 नंबर का पेपर आता है। तो ये तो होगी आपकी थोड़ी सी इसका ओवरव्यू। तो उससे पहले ना मैं ये भी बता देता हूँ कि आप लोगों को ना इधर मैंने कुछ चीज़ें ऐसी ऐड की हैं। ठीक है, मैं साथ एमसीक्यूज़ भी बताता जाऊँगा वो। ठीक है, और साथ जो शॉर्ट आएंगे वो भी बताता जाऊँगा और जो लॉन्ग आएंगे वो भी बताता जाऊँगा, और कहाँ से आएंगे और कैसे आएंगे। पहली ये सीरीज़ जो पूरी की पूरी होगी ना, ये होगी आपकी मतलब कि ये स्लाइडों के ऊपर पूरी की पूरी बनाऊँगा। ठीक है, और जो दूसरी सीरीज़ होगी वो नोट्स के ऊपर होगी। और वो डिटेल्ड नोट्स हैं, जो सर ने एक एक लफ्ज़ बोला हुआ है ना वो सारे ए टू ज़ी लिखे गए हैं और उसकी भी एक्सप्लेन मैं साथ साथ करता जाऊँगा। ठीक है, लेकिन पहले मैं ये बताऊँगा पूरी सीरीज़ बनेगी, उसके बाद नोट्स की सीरीज़ आएगी। उसके बाद जो है वो मिड का मैंने क्विज़ फ़ाइल पढ़ी है मेरे पास एक 300 साढ़े 300 पेजेस की। ठीक है, उसकी एक्सप्लेनेशन कर दूंगा और उसके अंदर इस्तेमाल होने वाले फार्मूले वगैरह क्विज़ फ़ाइल जो है मुकम्मल एक्सप्लेन कर दूंगा। और तीसरी बात ये है कि ये पूरे के पूरा जो सिलेबस है ना आपका मिड वाला, इसके अंदर तकरीबन सारे का सारा ना बेसिक इंट्रो भी है इस चीज़ों का, यानी कि यही चीज़ें आगे जाके जो फाइनल का सिलेबस होगा ना, जो आपका 6 से लेके 13 तक होगा, उसके अंदर एक्सप्लेन जो है ना डिटेल्ड जो आपके लेक्चर हैं वो दिए हुए हैं। तो यहाँ पे ये बेसिक अगर आपकी बुनियाद जो है वो बेहतर है तो फिर आप लोगों के लिए फ़ाइनल तक जाने में कोई मुश्किल नहीं है। ठीक है, वरना जो है वो बहुत मुश्किल किताब हो रही है। जो है वो कम पार्ट जो है वो इसका पहले टाइम ही लग जाता है बाज़ का बच्चों को। वजह यही होती है कि इसके अंदर कैलकुलेशन भी है और कुछ बेसिक कंसेप्ट हैं जो आपके क्लियर होना ज़रूरी है। तो चलते हैं, शुरू करते हैं। आज बातें बहुत हो गई। अगर आप नए हैं मेरे चैनल पे वो सब्सक्राइब कर लें चैनल को, ताकि आने वाली नई वीडियो मिल जाए आपको। तो सबसे पहले स्कोप ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। सबसे पहला जो मॉड्यूल है वो स्कोप बताएगा कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट जो है उसका स्कोप क्या है, वो क्यों ज़रूरी है। ठीक है, तो उसके अंदर ना सबसे पहले तो उसके कुछ फंक्शन होते हैं कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट हम करते क्यों हैं। ठीक है, तो उसके फंक्शन के अंदर सबसे पहले तो ये होता है कि जो ये फाइनेंस से मुराद है पैसा, मुईशत। मैनेजमेंट से मुराद है उसकी मैनेजमेंट। ठीक है, उसकी यानी कि कंट्रोल, उसको कैसे आप मैनेज करोगे। ठीक है, तो उसके अंदर जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट है ना उसके आपके फंक्शन कौन कौन से हैं जी। सबसे पहले जी फाइनेंसिंग एक्टिविटी, यानी कि फाइनेंसिंग एक्टिविटी से क्या मुराद है, यानी आप अपने उस बिज़नेस के अंदर जो आप स्टार्ट करने जा रहे हो उधर उसके अंदर फाइनेंस कैसे करवाओगे, पैसा कहाँ कहाँ से लेके आओगे। ठीक है बच्चों, मैं पहले भी बता चुका हूँ, अगर ये बेस कोर आपकी अब समझ आ गई ना तो ये एंड तक चलेगी, फिर आप लोगों को कोई मुश्किल ही नहीं होनी। सारे के सारे यूँ लगेगा जैसे कि ना 1 से लेके 13 तक सारे मॉड्यूल थे ना वो एक ही चीज़ के ऊपर बेस कर रहे थे, बस फाइनेंसिंग है, इन्वेस्टिंग है, ऑपरेटिंग है। ठीक है, कहाँ कहाँ से पैसा आ रहा है। ठीक है, जो देना है वो क्या है, कॉस्ट है, इक्विटी है, वो हर चीज़ बताता जाऊँगा डिटेल में। लेकिन शर्त ये है वीडियो स्किप नहीं करनी और डिटेल में ना जो भी बताऊँ उसको लिखना है आप लोगों ने। ठीक है, तो सबसे पहले तो ये फंक्शन ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट आ जाते हैं। मरूज़ी बनती है यहाँ से एक कि फाइनेंसिंग एक्टिविटी है ना वो उसके अंदर क्या-क्या चीज़ें शामिल होती हैं, तो इनका पता होना चाहिए। जो बुलेट्स लगे होंगे ना आप लोगों की जहाँ भी स्लाइड में पॉइंट्स बने होंगे उनमें से एमसीक्यूज़ आएगा। ठीक है, शॉर्ट भी आते हैं वो भी बताऊँगा और लॉन्ग भी कैसे आते हैं वो भी। फिलहाल जो है ये सीरीज़ पूरी की पूरी एक्सप्लेन्ड सीरीज़ होगी स्लाइडों की। उसके बाद जो हैंड रिटन नोट्स हैं उनकी होगी। उसके बाद जो है वो गेस आएँगे हर एक मॉड्यूल के। उसके बाद जो है वो आप लोगों के जो है ना वो मतलब एमसीक्यूज़ फाइल वो सॉल्व करूँगा। तो उसके बाद सबसे पहले फाइनेंसिंग एक्टिविटी होती है। फाइनेंसिंग से मुराद है कि फाइनेंस पैसा कहाँ से लेके आओगे आप बिज़नेस के अंदर। ठीक है, वो देखते हो।
उसके बाद जब पैसा आ जाता है तो दूसरे नंबर पे इन्वेस्टिंग एक्टिविटी की आप इन्वेस्टिंग देखते हो कि उस पैसे को जो मैं लेके आया हूँ आप किसी भी सोर्स से, ठीक है। आगे फिर मैं बताता हूँ वो कौन से सोर्सेज हैं, तो उसको बस इन्वेस्ट कहाँ करोगे आप, उसको इन्वेस्ट किधर करोगे, ठीक है। यानी पहले फाइनेंस करोगे, पैसा को लेके आओगे बिजनेस में, इकट्ठा करोगे, ठीक है। उसके बाद क्या करोगे, इन्वेस्ट करोगे फिर उस पैसे को। जब वो इन्वेस्ट हो जाएगा तो उसके बाद आपने क्या करना होता है कि इन्वेस्टिंग एक्टिविटी से फिर जो आपके पास एसेट बनते हैं ना, एसेट मैनेजमेंट करते हो आप, यानी वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट भी इसको कहा जाता है, ये याद रखना है। वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट से क्या मुराद है, वर्किंग का मुराद वो चीज़ जो काम में लगी हो, चल रही हो। कैपिटल से मुराद सरमाया, यानी वो सरमाया जो वर्क के अंदर है उसकी मैनेजमेंट करना। अब उसके अंदर पैसे भी हो सकते हैं आपके, करंट एसेट हो सकते हैं, ठीक है, करंट लाइबिलिटीज़ होंगी, यानी वो चीज़ें जो एक साल के अंदर अंदर, जब करंट का जिक्र आएगा ना इस पूरी की पूरी फाइनेंशियल के फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अंदर, तो करंट से मुराद वो चीज़ है जिसका दौरानी एक साल से कम है। और जब करंट नहीं होगा, लॉन्ग का ज़िक्र आएगा ना, लॉन्ग टर्म का, तो उससे मुराद होगा कि एक साल से ज़्यादा अरसे के लिए कोई भी चीज़ जो है वो इन्वेस्टिंग की जा रही है या वो चल रही है या बिज़नेस के अंदर इन्वॉल्व है, जिसका दौरानी एक साल से कम होगा, वो होगी करंट, करंट टर्म के लिए, ठीक है। तो वो करंट एसेट भी हो सकते हैं, करंट लाइबिलिटीज़। अब एसेट क्या होते हैं, एसेट से मुराद वो चीज़ें हैं, यानी पैसा हो या पैसे की तरह की चीज़ें, या जिनको आप, उन चीज़ों को जो बिज़नेस में लगी हुई हैं उनको फ़ौरन बेच के आप पैसे फ़ौरन लेके आ सकते हो जिनसे, ठीक है। वो आपके बैंक में पड़े हुए पैसे भी हो सकते हैं, वो आपके कैश है जो आपके हाथ में है, या वो गुड्स हैं जो आपके बिज़नेस में पड़ी हुई हैं और आप उनको जब चाहे बेच के पैसे जो है वो ले सकते हो, या वो कुछ चेक्स हैं जो आपके पास पड़े हुए हैं, इस तरह की चीज़ें जो फ़ौरन आप बेच के उसको अपने काम में लेके आ सकते हो विदिन 1 ईयर, ठीक है। तो वो आपके सारे एसेट कहलाते हैं, ठीक है। और तो करंट एसेट क्या होंगे, वो जिनका दौरानिया 1 साल से कम होगा। लायबिलिटी क्या होती है, लायबिलिटी से मुराद देनदारियाँ होती हैं, यानी वो जो आपने देना है किसी को, उधार वगैरह लिया हुआ है, चीज़ें देनी है, कुछ भी है जो देना है ना आपसे, जिसका कैश जो है जिससे जाएगा आपका, ठीक है। तो वो जो है वो आपका क्या कहलाता है, लायबिलिटीज़ होती हैं, देनदारियाँ। उसके बाद आता है आखिर में फिर फाइनेंशियल एनालिसिस करते होते हैं हम, कि पूरी की पूरी जो फाइनेंशियल एनालिसिस है वो कैसे की जाती है, ठीक है। तो ये सारी की सारी जो एक्टिविटी है ना, इनका पता होना चाहिए। ये शॉर्ट आ सकता है, मरूज़ी तो आती है इसमें से, फाइनेंसिंग एक्टिविटी, इन्वेस्टिंग, एसेट मैनेज, मतलब वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट और फाइनेंशियल एनालिसिस जो है ये शामिल होती हैं फंक्शन ऑफ अ फाइनेंशियल मैनेजमेंट में। तो अब ये क्या हुआ भाई, फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट से क्या मुराद हुई कि पैसे को फाइनेंसिंग करवाने की एक्टिविटी आप करते हो, यानी पैसे को लेके कहाँ कहाँ से आना है। दूसरे नंबर पे उस पैसे को जो लेके आए हो अब उसको इन्वेस्ट किधर किधर करना है, ठीक है। तीसरे नंबर पे अब वो जो इन्वेस्टिंग हो जाती है तो उससे कोई ना कोई चीज़ तो आएगी ना। अब वो जो चीज़ आएगी आप लोगों के पास, वो करंट एसेट जो होगा उसकी मैनेजमेंट देखते हो आप लोग, ठीक है। उसके अंदर इन्वेंट्री शामिल होता है, आपकी वर्क इन प्रोसेस मतलब क्या आ जाता है उसमें, गुड्स आ जाती हैं, ठीक है, फिनिश गुड्स आ जाती हैं, रॉ मटेरियल वगैरह होता है, वो आगे जाके फिर डिटेल में बताऊँगा। फिलहाल इनके नाम वगैरह का पता होना चाहिए, बेसिक आइडिया वो ज़हन में बिठा लो। आखिर में आप फाइनेंसिंग एक्टिविटी करते हो कि जो फाइनेंशियल आपने अब ये सारी एक्टिविटी की थी उनसे उनका एनालिसिस करते हो, तजिज़िया करते हो, मुख्तलिफ़ तरह के रेशोज़ वगैरह लगा के, मुख्तलिफ़ तरह की इक्वेशन लगा के, मुख्तलिफ़ फार्मूले लगा के, मुख्तलिफ़ मेथड लगा के, कि अब ये जो हमने किया है काम सारा, क्या ये हमारे लिए प्रॉफिटेबल रहा है या नुकसान दे रहा है, तो ये चीज़ें देखते हो। ज़रा लेफ़्ट साइड पे थोड़ी सी स्टेटमेंट है वो भी देख लेते हैं, कि फाइनेंशियल एनालिसिस जो है ना उससे मुराद दो लफ्ज़ों का मजमूआ है, एक फ़ाइनेंस और दूसरा मैनेजमेंट। फ़ाइनेंस से मुराद पैसे वगैरह होते हैं, आपकी करेंसी है, और मैनेजमेंट से मुराद उस मनी की मैनेजमेंट है, ठीक है। कि कैसे आपने पैसा लेके आना है और कहाँ पे जो है वो इन्वेस्ट करना है, ठीक है, कौन-कौन से सोर्सेज़ शामिल होंगे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप देखते हो। फाइनेंशियल एनालिसिस की बेसिक है, इसीलिए थोड़ा टाइम लग रहा है कि मैं बना रहा हूँ बेस, ताकि बाद में आप लोगों के लिए आसानी रहे। उसके बाद ये हमारे पास आ रहे हैं अब आगे अब आ रहा है अब टॉपिक नंबर 2 में फाइनेंसिंग एक्टिविटी, यानी जो पीछे हमने 4 एक्टिविटी पढ़ी है ना, उनमें से जो पहली एक्टिविटी है ना फाइनेंसिंग, हमने कहा था कि फाइनेंसिंग एक्टिविटी करते हो, वो आ गई। अब उसके अंदर क्या शामिल है, सोर्स ऑफ फाइनेंसिंग होती है कि आप पैसा कहाँ से लेके आओगे। आपने कहा है ना फाइनेंसिंग के अंदर हम सब पैसे लेके आएंगे, तो कहाँ कहाँ से लोगे। दो तरह के सोर्सेज होते हैं, पता होना चाहिए आप लोगों को, मरोज़ी आती है, एक्सटर्नल सोर्स और इंटरनल सोर्स, ठीक है। उसके बाद टाइप ऑफ फाइनेंसिंग, आप कितनी तरह की फाइनेंसिंग करवा सकते हो, ठीक है। 2 तरह की होती है ये भी, एक होती है इक्विटी के थ्रू, यानी कि आप शेयर वगैरह इशू करके फिर लेके आते हो। एक होती है डेट के थ्रू, यानी आप किसी से उधार वगैरह लेके जो है वो फिर आप फाइनेंसिंग करवाते हो। फिर तीसरे नंबर पे आ जाती है कि टाइम पीरियड ऑफ फाइनेंसिंग, कितने दौरानिए के लिए आप लोगों ने वो जो फाइनेंसिंग करवाई है, ठीक है। लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग करवाओगे जिसके अंदर आप 1 साल से ज़्यादा अरसा जो है वो उसके लिए पैसे को लेके आते हो, ठीक है। और वो आपके शेयर वगैरह के थ्रू आ रहा होता है, समझ आ गई है। और कुछ होता है शॉर्ट टर्म के लिए, वो होता है डेट वगैरह के थ्रू, पता होना चाहिए। फिर
ज़ाहिर है जब ये फाइनेंसिंग आप करवाते हो यानी शेयर के थ्रू आप पैसा लेके आ रहे हो या आप लेके आ रहे हो डेट के थ्रू, तो उसके ऊपर कोई ना कोई मुआवज़ा भी तो देना पड़ेगा ना आप लोगों को। तो वो जो मुआवज़ा देना होता है उसको कहते हैं कॉस्ट ऑफ फाइनेंसिंग। और ये जो कॉस्ट ऑफ फाइनेंसिंग पड़ती है ना आप लोगों को, ये 2 तरह की होती है। एक जो होती है ना आपकी, मतलब कि जो आपकी पड़ती है शेयर के ऊपर, वो आपने देना होता है डिविडेंड, यानी डिविडेंड जो है वो एज़ अ कॉस्ट आपने पे करना होता है। और जो डेट के ऊपर देना होता है वो होता है इंटरेस्ट, ठीक है? ये पता होना चाहिए। अब ज़रा लेफ्ट साइड पे जो चीज़ें हैं ना उनको देख लेते हैं। सबसे पहले सोर्स ऑफ फाइनेंसिंग है, उसमें एक्सटर्नल सोर्स होता है और इंटरनल सोर्स होता है। तो एक्सटर्नल सोर्स कौन से होते हैं? बैंक वगैरह के थ्रू, या ओनर खुद जो है ना, बैंक का ओनर खुद जो है ना, उसको भी एक्सटर्नल सोर्स माना जाता है। वो अपनी जेब से अगर पैसा लगा रहे हैं ना, तो वो ये नहीं है कि वो कंपनी के अंदर से ही पैसा लग रहा है, नहीं, उसको भी आप एज़ अ एक्सटर्नल सोर्स जो है वो तस्वुर करते हो। तो सोर्स ऑफ फाइनेंसिंग के अंदर एक्सटर्नल सोर्स यानी बैंक वगैरह, ओनर हो गया, इक्विटी और डेट वगैरह के थ्रू जो है ये आप पैसा लेके आते हो, ये सारे एक्सटर्नल सोर्स हैं। बुरुज़ यही हुई है कि जो जो ऑनर है ना, वो को क्या है, इंटरनल सोर्स है, एक्सटर्नल सोर्स है, या कोई भी नहीं। तो इस तरह पता होना चाहिए। बैंक, इक्विटी, डेट के थ्रू भी पैसा बाहर से आता है। इंटरनल सोर्स में सिर्फ़ और सिर्फ़ वो पैसा है जो आप इंटरनली अपने बिज़नेस से जनरेट करोगे, और वो होता है प्रॉफ़िट की सूरत में, ठीक है? तो विद इन ऑर्गेनाइज़ेशन यानी जो प्रॉफ़िट अर्न करते हो ना आप, या रिटेन्ड अर्निंग के थ्रू जो प्रॉफ़िट आपने, यानी रिटेन अर्निंग क्या होता है कि वो जो प्रॉफ़िट आपने अपनी कंपनी में रख के उसको दोबारा लगाया और अगली बार वो प्रॉफ़िट और बढ़ के आया, फिर लगा दिया, फिर और आया, फिर लगा दिया। तो इस तरह से वो जो प्रॉफ़िट बढ़ता हुआ आ रहा है ना बार-बार इन्वेस्टमेंट से, प्रॉफ़िट के लगाने से, तो वो आपकी रिटेन अर्निंग होती है और उसको इंटरनल सोर्स ऑफ फाइनेंसिंग कहा जाता है। उसके बाद आ गया जी हमारे पास टाइप ऑफ फाइनेंसिंग, 2 तरह की है, ये हमने पढ़ी है अभी। एक होती है इक्विटी फाइनेंसिंग, होती है डेट के ज़रिए। तो जो इक्विटी होती है ना, वो होती है ओनर, आप पैसा लगा रहे हैं, वो खुद लगा रहा है जो बिज़नेस बंदा है, तो वो भी आपका जो है वो एक्सटर्नल सोर्स है, और वो जो है वो इक्विटी के थ्रू वो शेयर वगैरह खरीद लेता है, ठीक है? इसी तरह जो शेयर होते हैं मुख्तलिफ़ तरह के, कॉमन शेयर, प्रीफर्ड शेयर जो है, वो भी इक्विटी फाइनेंसिंग कहलाते हैं। अब ये कॉमन शेयर, प्रीफर्ड शेयर क्या है, इनके आगे जाके डिटेल में आप लोगों को खसूसियत वगैरह जब पढ़ोगे समझ आ जाएगी। फ़िलहाल पता होना चाहिए बस। डेट फाइनेंसिंग क्या होती है? डेट लेते हो आप, उधार लेते हो, लोन लेते हो बैंक वगैरह से, ठीक है? बोरो करते हो, उधार लेते हो। तो ये लोन वगैरह या बॉन्ड वगैरह की सूरत में जो है ना, ये बोरो करना होता है, जो वो आपकी डेट फाइनेंसिंग कहलाती है। यहाँ पे सिर्फ इंट्रोडक्शन है, चीज़ों का पता होना चाहिए, ज़ुबानी याद होनी चाहिए, चीज़ों का पता हो, मरूज़ी आए, शॉर्ट आए, तो पता होना चाहिए क्या होता है। उसके बाद टाइम पीरियड ऑफ फाइनेंसिंग जो है ना, उसका टाइम पीरियड क्या होता है? 2 तरह का होता है, मैंने पहले बताया। एक होता है शॉर्ट टर्म यानी 1 साल के लिए, एक होता है लॉन्ग टर्म यानी 1 साल से ज़ायद के लिए, ठीक है? तो वो लॉन्ग टर्म होता है, पता होना चाहिए। उसके बाद कॉस्ट ऑफ फाइनेंसिंग क्या पड़ती है जी? मैंने पहले बताया, इक्विटी के ऊपर आप डिविडेंड देते हो, और डिविडेंड जो है वो आप देते हो शेयर होल्डर को, और जो डेट के ऊपर फाइनेंसिंग देते हो ना, वो देते हो आप लोग इंटरेस्ट की सूरत में, और वो होता है आपकी उधार ली हुई चीज़ के ऊपर, पता होना चाहिए। उसके बाद फाइनेंसिंग एक्टिविटी में आ गया इक्विटी फाइनेंसिंग क्या होता है? इक्विटी जो है ना, वो होती है कॉमन शेयर की सूरत में, यानी ठीक है, उसके शेयर एंड फीचर आगे पढ़ेंगे हम। प्रीफर्ड शेयर जो होते हैं उनके टाइप एंड फीचर क्या है, ये भी आगे पढ़ेंगे हम। बस नाम पता होना चाहिए कि इक्विटी के अंदर जो शेयर वगैरह इशू करते हो ना आप, वो कॉमन शेयर और प्रीफर्ड शेयर की सूरत में होता है। और इनको जो आपने कॉस्ट देनी होती है वो डिविडेंड की सूरत में होती है, ठीक है? और जो प्रॉफिट आपने कंपनी के अंदर से ही आपने, मतलब कि जो रखा होता है ना, वो आपका इंटरनल फाइनेंसिंग कहलाता है, यानी इंटरनल सोर्स ऑफ फाइनेंसिंग आपका प्रॉफिट होता है, पता होना चाहिए। अब आगे देख लो कि इक्विटी फाइनेंसिंग से मुराद जो है ना, वो अमाउंट है जो एक पर्सन जो इन्वेस्ट करता है किसी भी बिज़नेस के अंदर शेयर की सूरत में, यानी एक बिज़नेस है, ठीक है, वो चल रहा है। अब उस बिज़नेस के अंदर ना उन्होंने पैसे लेके आने हैं, वो क्या करते हैं, अपनी शेयर इशू कर देते हैं कि यार हम ना ये 1 लाख रुपए का इस एसेट के ऊपर जो है वो शेयर इशू कर रहे हैं, आप लोग अगर ये ख़रीद लेते हो तो हम इसकी सूरत में आपको, मिसाल के तौर पे एक पेपर के ऊपर ना सिक्योरिटी जिसे कहते हैं, वो आपको मिल जाती है, सबूत मिल जाता है, ठीक है? आपका मुआहदा हो जाता है, आप पैसे इन्वेस्ट कर देते हो, आपको हर महीने, हर साल जो भी आपका मुआहदा हो उसके मुताबिक आपको वो एक प्रॉफ़िट की सूरत में डिविडेंड देते हुए चले जाते हैं। आखिर में अगर तो आप प्रीफर्ड शेयर हो और आप अपना मतलब ख़त्म कर देते हो अपना, मतलब कि वो डिविडेंड बेच देते हो किसी और को, तो करंट मार्केट के अंदर फिर उस टाइम पे जो उस शेयर की प्राइस चल रही होगी ना, मिसाल के तौर पे आपने लिया 700 का था, आज जो बेच रहे हो उस वक़्त 1000 का है, तो फिर वो 1000 का जाएगा तो 300 रुपए और एक्स्ट्रा आपको प्रॉफ़िट हो जाएगा। तो इस तरह कैपिटल गेन की सूरत में जो है वो आपको प्रॉफ़िट जो है वो यूँ भी मिल जाता है, और डिविडेंड भी आपको मिलता रहता है। अब डिविडेंड होता है कि शेयर की सूरत में मिलने वाला प्रॉफ़िट, ठीक है, एज़ अ शेयर होल्डर के तौर पे। इसी तरह जो डेट होता है ना, वो होता है उसकी सूरत में आपको जो रिवार्ड मिलता है वो इंटरेस्ट होता है बैंक वगैरह से, ठीक है।
तो इस तरह से ही आपको पता होना चाहिए बेसिक सारी चीज़ों का, ठीक है। टाइप ऑफ शेयर, अब कितने किस्म के शेयर होते हैं जी, दो तरह के, एक कॉमन शेयर, एक प्रीफर्ड शेयर है। अब इनकी खसूसियात बहुत इंपॉर्टेंट है, आखिर तक चलेंगी 13वें मॉड्यूल तक, आज ही बेस बना लो, समझ लो। कॉमन शेयर होते हैं ना, उनको रिस्क टेकर कहा जाता है, और इनको जो शेयर इशू किए जाते हैं वो हमेशा हमेशा के लिए किए जाते हैं। इनका कोई फिक्स डिविडेंड नहीं होता, समझ होती है ना, क्योंकि ये ऑनर कहा जाता है इनको ना, जो कॉमन शेयर होते हैं वो ऑनर माने जाते हैं, ठीक है। वो रिस्क लेते हैं सारे का सारा, उनको हमेशा के लिए शेयर इशू कर दिए जाते हैं। उसके बाद जब भी कंपनी अपने आप को ख़त्म करती है, तो उस वक़्त जब मशीनरी, बिल्डिंग वग़ैरह जो भी बेचा जाता है ना, बेच देते हैं। बेचने के बाद जो पैसा आता है ना, फिर इन शेयर होल्डर जो होते हैं, इनको पैसा वापस किया जाता है। जब इनको पैसा वापस किया जाता है, तो पहले प्रीफर्ड शेयर को दिया जाता है, फिर इनकी बारी आती है। अगर पैसा सारा प्रीफर्ड शेयर को देने के बाद ना बचे ना, फिर कॉमन शेयर को पैसा नहीं दिया जाता, ठीक है। नॉट री इन्वेस्टेड शेयर, इनको दोबारा से इन्वेस्ट करने की शेयर की जो है वो इजाज़त नहीं होती, ठीक है। पहले से मौजूद जो एग्जिस्टिंग शेयर होते हैं ना, उनको ये ख़रीद सकते हैं। उसके बाद वोटिंग राइट, इनको जो है वो वोटिंग राइट होते हैं, यानी तमाम तरह की मीटिंग के अंदर जो भी बात होती है ना, वो इनकी मानी जाती है। तो कॉमन शेयर असल में जो है ना, वो मालिक होते हैं, वो प्रॉफिट नहीं देखते, वो रिस्क टेकर होते हैं, ठीक है। उनको हमेशा के लिए शेयर इशू किए जाते हैं, खसूसियात का पता होना चाहिए। दूसरी तरफ प्रीफर्ड शेयर, दरअसल लफ्ज़ निकला प्रेफरेंस से, प्रेफरेंस मतलब कि किसी को, मतलब प्रेफर करना, उसको प्रेफरेंस देना, उसको अहमियत देना। किन किन चीज़ों के ऊपर इनको अहमियत दी जाती है? नंबर 1, जब भी डिविडेंड दिया जाता है, सबसे पहले इनको दिया जाता है। नंबर 2, जब भी आपकी कंपनी लिक्विडेशन करती है, यानी कि वो अपने आप को ख़त्म करती है, तो उस वक़्त एसेट वग़ैरह बेच के जब पैसे वापस किए जाते हैं ना, मालिकान को, शेयर होल्डर को, बॉन्ड्स वग़ैरह या लोन जिनको लिया होता है, उधार वग़ैरह देनी होती हैं, तो उस वक़्त जो प्रीफर्ड शेयर होते हैं ना, वो आगे खड़े होते हैं कि सबसे पहले इनका हक होता है कि इनका पैसा दिया जाए, ठीक है। उसके बाद ये जो है ना, फिक्स डिविडेंड होता है इनका, इनका फ्लक्चुएट नहीं करता, लेकिन जो कॉमन शेयर होते हैं ना, उनका फिक्स नहीं होता, उनका फ्लक्चुएट करता रहता है। तो ये जो फिक्स डिविडेंड है ना, उससे मुराद ये है कि आपको एक पहले मुआहदा हो जाएगा कि आपको इतना परसेंट मिलेगा, 1 लाख के साथ 10,000 रुपये आपको डिविडेंड दिया जाएगा, यानी प्रॉफिट हर साल। तो इस तरह से वो देता रहेंगे, आपको मिलती रहेगी कंपनी में उस दौरानिए तक, जब तक आपका उनके साथ जो भी मुआहदा हुआ होता है। क्योंकि इनके जो प्रीफर्ड शेयर का जो डिविडेंड होता है ना, या शेयर इशू किए जाते हैं, वो लामहदूद नहीं होते, वो एक ख़ास मुद्दत के लिए होते हैं, ठीक है। उसके बाद जी नो वोटिंग राइट, इनको कोई हक नहीं होता किसी भी तरह की मीटिंग में शामिल होने का या अपनी राय देने का, ठीक है। क्योंकि ये जो है वो फिक्स डिविडेंड लेते रहते हैं, रेगुलर डिविडेंड मिलता है, ठीक है, और एक ख़ास मुद्दत के लिए मिलता है, ठीक है। इनको जो लिक्विडेशन भी पहले मिलती है, यानी कि जब कंपनी बंद होती है, फ्लॉप होती है, तो उस वक्त जो भी, मतलब बिस्तर बोरिया बेच के जो पैसे आते हैं ना, फिर इनके पैसे लौटाने होते हैं, तो इनको सबसे पहले दिए जाते हैं, ठीक है। कॉमन शेयर जो है ना, उनकी खसूसियत अलग है, इनकी अलग है, पता होना चाहिए। डिविडेंड से क्या मुराद है? यानी डिविडेंड इज़ द अमाउंट, वो अमाउंट है जो कि डिस्ट्रीब्यूट की जाती है शेयर होल्डर के दरमियान प्रॉफिट में से। अब ये क्या है डिविडेंड, और ये क्या सीन है सारे का सारा जो बार बार मैं कह रहा हूँ। देखो, कंपनी है, मैंने लगाई, एक कंपनी के अंदर मैंने 1 लाख रुपये चाहिए था। मैंने क्या किया, मैंने 30,000 रुपये तो बैंक में से उधार ले लिया, ठीक है। और इस 30,000 के ऊपर 1 साल बाद मैंने उनसे मुआहदा किया कि मैं 5,000 आपको इंटरेस्ट दूंगा, और 5 साल का अगर मुआहदा था, तो 5 साल के बाद मैं उनको असल अमाउंट भी लौटा दूंगा, और उनका जो प्रॉफिट बनेगा ना, 5,000 फॉर एग्ज़ाम्पल हर साल का, तो वो फॉर एग्ज़ाम्पल 25,000 बन गया, तो वो अलहदा से मिल जाएगा और वो चले जाएंगे, ख़त्म हो जाएगा। दूसरी तरफ मैं शेयर इशू कर देता हूँ कंपनी के, ठीक है। मैं जब शेयर इशू करूँगा, तो शेयर की सूरत में मैंने उनको डिविडेंड देना है। क्या देना है? डिविडेंड। तो डिविडेंड भी उसी तरह है जैसे इंटरेस्ट है, लेकिन इसकी इधर नाम चेंज है, डिविडेंड है। अब डिविडेंड दो तरह के दिए जा सकते हैं, कॉमन शेयर को या प्रीफर्ड शेयर को, उनकी खसूसियात ऊपर बता चुका हूँ। तो डिविडेंड जो है ना, फॉर एग्जांपल मैं जो 1 लाख रुपये चाहिए था, 30,000 तो मैंने वहाँ से ले लिया। अब 70,000 रुपये मैंने जो है वो शेयर इशू करके अपना फाइनेंसिंग करवा ली, ठीक है। बंदों ने मेरे शेयर खरीद लिए, मेरे पास पैसा आ गया 70,000। मैंने उनको जो है वो डिविडेंड देना है हर साल, फॉर एग्जांपल 10,000 रुपया। तो जितना भी दौरानिया होगा ना, अगर तो वो कॉमन शेयर है, तो हमेशा हमेशा उनको 10,000 हर साल मिलता रहेगा। अगर वो कॉमन शेयर नहीं है, प्रीफर्ड शेयर है, तो उनके साथ एक ख़ास मुद्दत तक के लिए मुआहदा हो जाएगा कि इतने-इतने पैसे मैं आप लोगों को इतने साल बाद, 1 साल बाद जो है वो देता रहूँगा, और इतने आपके पैसे पूरे हो जाएँगे, आखिर में आप अपना शेयर बेच के चले जा सकते हैं, किसी और को दे दो, कोई मसला नहीं है, ठीक है। तो उस वक़्त जो करंट मार्केट प्राइस चल रही होगी ना, उसके हिसाब से जो है वो आपका शेयर सेल हो जाता है, अगर आप प्रीफर्ड शेयर होते हो, और आपको एक फ़िक्स अमाउंट जो है वो दी जाती है। तो ये होता है डिविडेंड, ठीक है। तो अब पता चल गया। अब हमारे पास आ गया जी आगे कि फाइनेंसिंग एक्टिविटी का तीसरा पार्ट है कि डेट फाइनेंसिंग भी होती है। एक कॉमन, मैंने बताया था ना कि टाइप ऑफ फाइनेंसिंग की दो तरह की है, एक है इक्विटी, एक है डेट। तो इक्विटी हमने पढ़ ली पूरी डिटेल में, अब पढ़ते हैं डेट।
ठीक है, डेट के अंदर ये होता है कि 2 तरह की डेट की टाइप होती हैं। एक होता है पब्लिक इशू, यानी आवाम में इशू करके आप, ठीक है, बॉन्ड्स वगैरह डेट जो है वो उससे आप पैसा जो है वो जनरेट कर लेते हो। लोग आपका बॉन्ड्स खरीद लेते हैं और आप कहते हो मैं 1 साल के बाद में इसकी कुरानअंदाज़ी करूँगा और एक बंदे को जो है वो 1 लाख रुपए मिल जाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल 10 रुपए का आपने बॉन्ड इशू किया है, ठीक है? लोगों ने वो बॉन्ड 10-10 रुपए का लेना शुरू कर दिया। आप लोगों ने पूरा 1 साल यूँ ही 10 रुपए इकट्ठे किए, आपके पास 5 लाख रुपए इकट्ठा हो गया। आपने कहा 1 साल के बाद मैंने 1 लाख देना था, तो किसी एक बंदे की कुरानअंदाज़ी निकलेगी, तो उस कुरानअंदाज़ी में एक बंदे को 1 लाख 10 की बजाय मिल जाएगा, बाकी सारे गए। तो इस तरह से बाकी जो 4 लाख था वो कंपनी को जो है वो इकट्ठा हो गया था ना टोटल 5 में से, तो वो उसने फाइनेंसिंग करवा ली, ये होता है। उसके बाद प्राइवेट लोन एंड फाइनेंसिंग, यानी मुख्तलिफ बैंकों से आप जाके प्राइवेटली लोन या बैंकों से जो है वो फाइनेंसिंग करवा सकते हो, ठीक है? तो वो भी आपका एक सोर्स होता है डेट की सूरत में, उधार की सूरत में, और इसके ऊपर आप लोगों ने इंटरेस्ट देना होता है कॉस्ट की सूरत में, ठीक है? अब टाइप ऑफ इंटरेस्ट एंड इट्स बेस, जो इंटरेस्ट है ना उसकी कितनी तरह की टाइप्स होती हैं और उसकी किस बुनियाद पे वो जो है देखते हो आप लोग। तो एक तो होता है फिक्स्ड वर्सेस फ्लोटिंग रेट। अभी मैं आप लोगों को ना सिर्फ़ और सिर्फ़ यही बता रहा हूँ कि आप लोगों ने ना, जो मैं बातें बता रहा हूँ, जो मैं ये टर्म की डेफ़िनेशन कर रहा हूँ ना, वो ज़हन में बिठा लो। अभी मरूज़ी लॉन्ग शॉर्ट बाद में बता दूँगा, गैस बनेगा, नो टेंशन। फ़िलहाल आप लोगों को बेसिक कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। तो फ़िक्स और वर्सेस फ्लोटिंग रेट क्या होता है? फ़िक्स रेट होता है कि जब आप किसी से भी फाइनेंसिंग डेट की सूरत में करवाते हो ना, तो आप लोग उनके साथ मुआहदा कर लेते हो कि भई आपको मैंने फ़िक्स रेट जो है ना, वो लाख के साथ जो है ना, 1 लाख रुपए के साथ हर साल का 5,000 या 20,000 देना है, ठीक है? तो वो तो हो गया फ़िक्स। अगर फ्लोटिंग हुआ तो फिर आप ये शर्त लगाओगे कि अगर वो मतलब आपको जिससे आप फाइनेंसिंग करवा रहे हो या जिससे पैसा ले रहे हो बैंक से, अगर वो आपको कह देता है कि भई मैं जो हूँ ना वो आपसे इतना प्रॉफ़िट होगा तो इतना लूँगा, इतना प्रॉफ़िट होगा तो इतना लूँगा। यानी प्रॉफ़िट के साथ अगर वो चीज़ चेंज हो रही है तो फिर वो फ्लोटिंग कहलाता है, यानी फ्लोट हो रहा है, तब्दील हो रहा है। और ये जो बनाया जाता है ना रेट, जिस रेट के ऊपर ये दिया जाता है उसको काइबर या प्राइम रेट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? काइबर या प्राइम रेट। अब काइबर क्या है? इससे मुराद है कराची इंटर बैंक ऑफरिंग रेट, यानी वो रेट जो आपने एक इंटर बैंक को भी देना है। यानी कि फॉर एग्ज़ाम्पल एक बैंक है, उस बैंक ने आपको दिया 1 लाख रुपए, उसने कहा मैं 5% आप लोगों से या 10% जो है वो मैं इंटरेस्ट लूँगा। आपने उसको तो बैंक को देना ही है 10% इंटरेस्ट। लेकिन ये जो आपका इन दोनों के दरमियान मुआहदा हुआ है ना, और इसके दरमियान जो एक बहुत बड़ा मतलब ये लगा लो कि एक इदारा है जो आप दोनों को ही देख रहा है, बैंक को भी और आपने लिया इनको भी, और आप लोगों को वो कंट्रोल करने के कुछ चार्जेज़ लेगा। मिसाल के तौर हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से है वो, जैसे ये काइबर का नाम लिया है, तो वो इदारा भी आप लोगों के दरमियान में एक इंटरेस्ट की अपनी अमाउंट रख के बैठा होगा कि वो जो डेली चेंज हो रहा होगा कि उतने परसेंट उसका भी कटौती कटेगी। फॉर एग्ज़ाम्पल 10% तो आप लोगों के दरमियान मुआहदा हो चुका था। अगर उस दिन उसका रेट 3% चल रहा है तो 10 और 3 13 देना पड़ेगा मुझे फिर टोटल। तो ये बात है, ठीक है? तो इस तरह से वो काइबर का होता है ना, अलहदा से जो प्राइम रेट होता है वो भी ऐड हुआ करता है। उसके बाद आप लोगों का जो है वो जो भी मुआहदा होता है वो बनता है फिर। उसके बाद आखिर में है जी फाइनेंशियल लिवरेज। फाइनेंशियल लिवरेज क्या है? देखो, फाइनेंशियल लिवरेज से मुराद है कि आप किस तरह से अपने जो प्रॉफ़िट है ना उसको बढ़ा सकते हो। कैसे? कि ऐसी जगह से फाइनेंसिंग करवाओ जिसके ऊपर आपको कॉस्ट कम देना पड़े। देखो, जैसे मैंने पैसे लिए थे ना, अगर डेट से लिए थे, तो भई जब डेट से पैसे लूँगा तो मुझे एक ख़ास फ़िक्स जो है ना वो अमाउंट देनी है, या प्रीफर्ड शेयर अगर इश्यू करूँगा तो फ़िक्स अमाउंट मैंने देनी है। लेकिन अगर कॉमन शेयर करूँगा ना तो हमेशा के लिए देनी है, और ज़्यादा प्रॉफ़िट कमाऊँगा तो ज़्यादा देनी है। तो मुझे कॉस्ट कहाँ पड़ेगी ज़्यादा? जहाँ पे मुझे हमेशा देनी है और जब ज़्यादा प्रॉफ़िट आ रहा है तो ज़्यादा देनी है, वहाँ ज़्यादा पड़ेगी। तो इसका मतलब हुआ ऐसे सोर्स है जहाँ पे आपने फ़िक्स अमाउंट देनी हो ना इंटरेस्ट के तौर पे, वो आप लोगों के लिए बेस्ट होते हैं। तो वो होते हैं प्रीफर्ड शेयर्स इश्यू करना बेहतरीन है, और डेट जो है ना उधार लेना, वो बेहतरीन चीज़ कहलाती है। ठीक है? फाइनेंशियल लिवरेज नाम ही ये है कि डेट के थ्रू आप फाइनेंसिंग ज़्यादा करवा लो, ताकि इंटरेस्ट यानी जो आपको कॉस्ट है ना वो कम देना पड़े और आप प्रॉफ़िट ज़्यादा से ज़्यादा अर्न करके उसके जो है वो फ़ायदा उठा सको। तो इसको फाइनेंशियल लिवरेज कहता है कहा जाता है। लीवर से मुराद है ऐसी चीज़ जो लीवर के तौर पे काम करे। लीवर होता है ना गाड़ियों में, कि वो हम उठाते हैं चीज़ों को, थोड़ा-सा ज़ोर लगाते हैं और वो ज़्यादा जो है वो हमारी फ़ोर्स को बढ़ा के चीज़ को, वज़नी चीज़ को उठा लेते हैं हम। तो लीवरेज से मुराद ये है कि फाइनेंशियल लीवरेज यानी ऐसा फाइनेंसिंग सोर्स जिसके थ्रू आप फाइनेंसिंग करवाते हो तो वो आपको प्रॉफ़िट जो है वो ज़्यादा करके देता है। तो ये फाइनेंशियल लीवरेज कहलाती है। तो हम दूसरी तरफ चलते हैं ज़रा, कि डेट फाइनेंसिंग क्या है?
डेट फाइनेंसिंग जो अमाउंट होती है दैट जो बिज़नेस बोरो करता है बैंक से या किसी भी अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से। सेकंड मॉड्यूल में हम ये पूरे का पूरा पढ़ेंगे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन भी क्या होते हैं, ठीक है। तो टाइप ऑफ डेट में क्या आ जाता है कि पब्लिक इशूएंस होते हैं जो पब्लिक को इशू किए जाते हैं, और प्राइवेट लोन होते हैं दो तरह के। जो पब्लिक होती है वो तो होते हैं जनरल बैंक जो है वो बॉन्ड की सूरत में इशू कर देता है, और प्राइवेट होता है कि जो बोरो करते हो आप बैंक वगैरह से या किसी भी अदर इंस्टीट्यूशन से उधार लेते हो तो वो प्राइवेट लोन कहलाता है। अब जो इसके ऊपर डेट के ऊपर देनी होती है ना आपने कॉस्ट, या जो आपने रिटर्न देना होता है या रिवार्ड देना होता है उनको, जिन्होंने आपको मतलब दिया होता है पैसा बैंक वगैरह ने, उनको आप इंटरेस्ट देते हो, ठीक है, जिसको हम सूद कह देते हैं आजकल। तो वो जो इंटरेस्ट होता है ना वो कहता है परसेंटेज वो पेड जो की जाती है लोन के ऊपर इज़ कॉल्ड इंटरेस्ट रेट। यानी लोन वगैरह जब आप लेते हो ना उसके ऊपर जो आपने अमाउंट पे करनी होती है उसको आप क्या कहते हो, वो इंटरेस्ट कहलाता है। अब ये दो तीन तरह का हो सकता है, एक होता है फिक्स कि एक फिक्स दोगे, फ्लोटिंग जो तब्दील होगा, जो काइबर जो कराची का जो है ना प्राइम रेट वो साथ मिलता है, तो इस तरह से जो बनता है वो, ये तीनों जो इंटरेस्ट की इकसाम है पता होने चाहिए। उसके बाद हमारे पास वहाँ पे अब दूसरी जो पहली स्लाइड के ऊपर जो दूसरा पॉइंट था ना, पहली स्लाइड के ऊपर वो था हमारा कि फंक्शन के अंदर दूसरे नंबर पे इन्वेस्टिंग एक्टिविटी होती है। अब हमने क्या करना होता है, इन्वेस्टमेंट करनी है उस पैसे की जो हमने पहली एक्टिविटी यानी फाइनेंसिंग के अंदर पैसा लेके आए थे मुख्तलिफ तरह के ज़रियों से, लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म था, या वो डेट के थ्रू था, या वो इक्विटी के थ्रू था, या वो शेयर की सूरत में था, लोन की सूरत में था, बॉन्ड्स की सूरत में था। अब जो दूसरा पॉइंट था इन्वेस्टिंग एक्टिविटी हम वो देखते हैं। अब वो वहाँ से जो हमने इन्वेस्ट वो फाइनेंसिंग करवाई है ना मुख्तलिफ तरह से, अब उस अब पैसा आ गया, इकट्ठा हो गया पैसा, अब उस पैसे को लगाना है। अब लगाएंगे कहाँ कहाँ वो ज़रा देखते हैं हम। सबसे पहले तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में कि दो तरह की टर्म इस्तेमाल होती है इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, एक होती है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, एक होती है शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट। अब जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है ना उससे मुराद है कि 1 साल से ज़ायद अरसे के लिए आप लोगों का वो ये जो इन्वेस्टमेंट है ना, जो पैसा लगाओगे, उसने आपकी कंपनी में चलना है। और जो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट है ना उससे मुराद है कि आपकी उस कंपनी के अंदर वो जो पैसा लगाया है वो 1 साल के अंदर-अंदर दोबारा से जो है वो ख़त्म हो जाएगा, फिर दोबारा आपको लगाना पड़ेगा, ठीक है? यानी कि जिसकी मुद्दत इस्तेमाल कह लो 1 साल से ज़ायद है वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट होती है, और जिसकी 1 साल से कम होती है वो शॉर्ट टर्म कहलाती है। तो ये टर्म ऑफ इन्वेस्टमेंट है 2 तरह की। उसके बाद रेट ऑफ रिटर्न। अब ये जो आप लगाते हो ना पैसा, तो इसके ऊपर आप क्या लेना चाहते हो वहाँ पे? आप उससे कुछ ना कुछ मुनाफ़ा हासिल करना चाहते हो कि हाउ मच शुड वी अर्न, कि हमने कितना अर्न करना है, इस चीज़ का नाम रेट ऑफ रिटर्न है। दूसरे नंबर पे इन्वेस्टिंग आउटसाइड द बिज़नेस। एक तो आप ये है कि बिज़नेस के अंदर इन्वेस्ट कर लो। दूसरे नंबर पे अगर आप उस बिज़नेस से बाहर कहीं इन्वेस्ट करना चाह रहे हो पैसा, तो वो कहाँ करोगे? वो कह रहा है कि वो स्टॉक मार्केट होती है ना, मुख्तलिफ तरह के आपके शेयर वगैरह जहाँ पे सेल और मतलब परचेज़ हो रहे होते हैं, उधर कर लो, किसी और मार्केट में कर लो, या लैंडिंग यानी कि उधार वगैरह की सूरत में कर लो, या अदर ऑप्शन और भी बहुत सारे ऑप्शन होते हैं, वहाँ पे कर लो। ज़रा लेफ्ट साइड पे जो चीज़ है उसको पढ़ते हैं कि इन्वेस्टमेंट जो है ना वो फंडेड अरेंज इन फाइनेंसिंग एक्टिविटी। इन्वेस्टमेंट से मुराद वो पैसा जो आपने पहले एक्टिविटी यानी फाइनेंसिंग एक्टिविटी जो हमने पीछे पढ़ी है ना, उसमें इकट्ठे किए गए पैसे को लगाना है। कहाँ-कहाँ लगाना है इस चीज़ का नाम है। और ये कितनी मतलब पीरियड के अंदर लगता है, 2 पीरियड में लगेगा। एक होता है शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, एक होती है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। अब शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट 1 साल के लिए होती है, यानी करंट एसेट, ठीक है? ये हो गया जिससे इलेक्ट्रिकल का बिल है, लेबर की कॉस्ट होती है, यानी कि जो सैलरी वगैरह होती है वो 1 साल के अंदर-अंदर आपने महीने के अंदर-अंदर देनी होती है। तो इन चीज़ों का नाम जो है वो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट है। अब करंट एसेट क्या होते हैं? यानी कि ऐसी चीज़ें, ऐसा मतलब कि सरमाया, ठीक है? ऐसा ख़ाम माल जो आप अभी लेके आए हो, आज जूता बनाया और कल वो फ़रोख्त हो जाएगा। तो इस तरह की जो इन्वेस्टमेंट होती है ना वो एक करंट एसेट कहलाती है। और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट क्या है? लॉन्ग टर्म 1 साल से ज़्यादा अरसे के लिए होती है, और इन दोनों का डिफरेंस जो है 1 ईयर के दरमियान होता है। उसके अंदर फिक्स्ड एसेट आ जाते हैं। करंट एसेट क्या है ये पता होना चाहिए। फिक्स्ड एसेट वो होते हैं जिनके ऊपर आप बहुत बड़ी अमाउंट लगाते हो और 1 साल से ज़्यादा अरसे के लिए वो आपके बिज़नेस में काम कर रही होती हैं। वो चीज़ें, वो मशीनरी, वो प्लांट, वो व्हीकल, वो गाड़ी, वो ज़मीन, समझ आ रही है? जो आपने उस बिज़नेस में इस्तेमाल कर रहे हो उसका नाम फिक्स्ड एसेट है। करंट एसेट से मुराद वो चीज़ें हैं जो 1 साल के अंदर-अंदर आपने लेनी देनी होती हैं, ठीक है? यानी लेनी होती हैं, ठीक है? उसके बाद आ गया जी प्लांट, इक्विपमेंट, प्रॉपर्टी, पता होनी चाहिए सारी चीज़ें। उसके बाद रेट ऑफ रिटर्न, और या फिर रेट ऑफ इन्वेस्टमेंट, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। देखो, जब भी आपने इन्वेस्टमेंट करनी है ना तो उससे आप कोई ना कोई तवक्का करते हो कि मुझे इससे इतना पैसा मिलेगा, इतना पैसा मिलना चाहिए।
तो वो जो आप तवक्को करके बैठे होते हैं ना, यानी एक्सपेक्टेड आपका जो होता है ना रेट किसी भी इन्वेस्टमेंट से, वो क्या कहलाता है? रेट ऑफ रिटर्न कहलाता है। और द रिटर्न दैट बिजनेस एक्सपेक्ट फ्रॉम देयर इन्वेस्टमेंट इज नोन है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। यानी कि जो रेट आप रखोगे ना, कितने परसेंट, 10%, 40%, वो रेट ऑफ इंटरेस्ट है। और जो आपने इन्वेस्टमेंट के ऊपर आपने रिटर्न लेना है ना, वो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कहलाता है, ठीक है? तो ये पता होना चाहिए दोनों चीज़ों का। उसके बाद इन्वेस्टमेंट के ऑप्शन कहाँ-कहाँ इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। स्टॉक मार्केट में करोगे जहाँ पे बॉन्ड वगैरह सेल और शेयर होते हैं। हम देखते हैं ना खबरों में कि स्टॉक मार्केट आज गिर गया, बढ़ गया, ये हो गया, वो हो गया। सारे वहाँ पे मुख्तलिफ तरह की कंपनियों के शेयर जो हैं वो इश्यू हो रहे होते हैं, सेल हो रहे होते हैं, परचेज़ होते हैं। उसके बाद कमोडिटी मार्केट होती है जहाँ पे आप चीज़ें जो है ना उनको जो है वो पैसे की एवज़ खरीद लेते हो और उनको फिर बेच के वहाँ से पैसा लेते हो। दूसरे नंबर पे मनी मार्केट होती है और इसको शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट भी कहा जाता है, ठीक है? दूसरी तरफ होती है जी म्यूचुअल फंड, यानी कि रियल एस्टेट वगैरह मुख्तलिफ तरह की जो होती है ना, ये जो इंश्योरेंस वगैरह की कंपनी होती है वो होती हैं। उसके बाद कैपिटल मार्केट होती है जहाँ पे अपना सरमाया लगा रहे होते हो। तो ये पता होना चाहिए आप लोगों को, ये मरूज़ी आ सकती हैं सारी। उसके बाद टाइप ऑफ स्टॉक, स्टॉक की ना 3 टाइप थी पुराने वक़्तों में। लाहौर का अलहदा था, कराची का अलहदा और इस्लामाबाद का अलहदा। फिर आखिर में क्या हुआ कि इन सारों को मिला के ना एक पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज बना दिया गया, ठीक है? तो इस तरह ये मरूज़ी आती है कि तीनों का मजमूआ क्या कहलाता है? पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज। अब करंटली पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज यानी पीएसएक्स चल रहा है। तो ये पता होना चाहिए आप कहाँ-कहाँ इन्वेस्टमेंट करते हो, किस तरह की करते हो, टर्म क्या है, रिक्वायर्ड रेट क्या होता है, रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट क्या होता है, कहाँ-कहाँ आउटसाइड द बिज़नेस कहाँ करते हो, पता होना चाहिए। अब आ गया हमारे पास जी कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में क्या होती है। सबसे पहले लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट से मुराद वो इन्वेस्टमेंट है जो आप ज़ायद अरसे यानी कि काफ़ी लंबे पीरियड के लिए करते हो। लाख करोड़ रुपया लगा दिया, एक बहुत बड़ी मशीन लेके आए हो, वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है। फिक्स एसेट है वो। बहुत बड़ी बिज़नेस के लिए ना एक बड़ी आप लोगों ने एक कंटेनर ले लिया सामान को लाने के लिए 10-20 लाख का, तो वो भी आपकी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है, एक लंबे अरसे के लिए आपके वो बिज़नेस में काम आएगी। आप लोगों ने एक ज़मीन का हिस्सा लिया, बहुत बड़ी दुकान ले ली इन बिज़नेस के लिए, ठीक है? तो वो भी आपका फ़िक्स्ड एसेट है और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए इस्तेमाल में आएगी। इसी तरह आप लोगों ने कोई व्हीकल गाड़ी ले ली, कोई फर्नीचर ले लिया, ठीक है? तो वो भी आपके बिज़नेस में लगेगा, लॉन्ग टर्म इस्तेमाल है, ठीक है? फ़िक्स एसेट कहलाएगा। तो इस तरह से ये जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट होती है ना, ये जब कैपिटल बजटिंग जो होती है ना, उसके अंदर इस्तेमाल करते हो आप। कैपिटल बजटिंग से मुराद ये है कि आप लोगों ने ऐसी जगह इन्वेस्ट करना है जहाँ पे आपका कैपिटल यानी पैसा बहुत बड़ा अमाउंट में लग रहा होता है, तो उसको लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कहते हैं। फिर उसके लिए आप कुछ ना डिस्काउंटेड कैश फ्लो मेथड यूज़ करोगे, जो कि आप मॉड्यूल नंबर 9 यानी कैपिटल बजटिंग टेक्निक्स जो है ना, वहाँ पे पढ़ेंगे, लेकिन बेसिक यहाँ पे इनके नाम पता होने चाहिए। डिस्काउंटेड कैश फ्लो मेथड शामिल होते हैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए, आप लोग करते हो तो वहाँ पे ये इस्तेमाल करते हो, कैपिटल बजटिंग करते हो आप लोग, ठीक है? उसके बाद मार्केटेबल इन्वेस्टमेंट होती है। मार्केटेबल इन्वेस्टमेंट क्या है कि जो मार्केट होती है ना, कैपिटल मार्केट में इन्वेस्टमेंट कर रहे हो अगर आप, या मनी मार्केट में कर रहे हो, तो वो मार्केटेबल इन्वेस्टमेंट होती है, इनका नाम का पता होना चाहिए। उसके बाद इनडायरेक्ट इन्वेस्टमेंट भी होती है जिसको आप जो है वो ये रियल एस्टेट वगैरह की ये पहले पढ़ चुके हैं, तो उसके थ्रू होती है, तो ये भी पता होना चाहिए। उसके बाद आ गया अब हमारे पास तीसरा पॉइंट जो पीछे था, और वो कौन सा था भला? एसेट मैनेजमेंट यानी वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट। यानी वो पैसा जो आपका 1 साल के अंदर-अंदर इस्तेमाल में आ रहा है ना, बिज़नेस ऑपरेशंस के लिए, बिज़नेस के अंदर जो आप रोज़ाना की चीज़ें बना रहे हो, उनको बेच रहे हो, सेल हो रही हैं, पैसा आ रहा है, ठीक है? और जिसको हम कह देते हैं कि आपकी जो है वो रोज़मर्रा मैं दुकान में आया हूँ, ठीक है, मेरी छोटी-सी दुकान है, मैं अड्डे पे गया, मैंने सामान लिया, किराने की दुकान में रखा, शाम को बेचा, मैंने पैसे इकट्ठे किए, अपनी हिसाब-किताब किया, फिर अगली सुबह फिर मैं जो कमी थी वो सामान लेके आया, फिर बेचा, फिर अगले दिन हिसाब-किताब। तो ये रोज़ का जो ऑपरेशन है और यहाँ पे जो पैसे का आना-जाना, सामान का आना-जाना, इन्वेंटरी का आना-जाना जो है, ये जो मैं कर रहा होता हूँ, ये करंट जो है वो मेरा वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट कहलाता है। तो इसके अंदर वो कहता है कि क्यों ज़रूरी होती है, क्योंकि रोज़मर्रा के ऑपरेशन जो होते हैं वही हम अगर बेहतर करेंगे तो ही जाके हमारा जो है वो बिज़नेस बेहतर तौर पे प्रॉफ़िटेबल होगा। मेजर कंपोनेंट क्या हैं जी वर्किंग कैपिटल के? यानी वो जो पैसा हमारा लगा होता है वो कहाँ-कहाँ लगा होता है? नंबर 1 तो वो इन्वेंटरी की सूरत में, यानी मैं रोज़ अड्डे पे से जाके दुकान के लिए, या फैक्ट्री का नाम अगर लूँ तो फैक्ट्री के लिए, मैं जूते बनाने वाली फैक्ट्री है, उसके लिए मैं रोज़ खाम माल लेके आता हूँ अगर मैं, या महीने में 1 बार या महीने में 2 बार मेरा वो सामान आ रहा है, तो वो इन्वेंटरी कहलाता है। यानी कि वो स्टॉक जो है ना मेरा, उसके अंदर पैसा जो लगेगा, उसके जो कंपोनेंट होते हैं वो इन्वेंटरी कंपोनेंट है। या स्टॉक कंपोनेंट जो होते हैं वो किसके कंपोनेंट है भला? वर्किंग कैपिटल के। उसके बाद जो मैं रोज़ अब ये काम कर रहा हूँ, ले रहा हूँ, बेच रहा हूँ चीज़ें, तो उसमें मेरी कुछ अमाउंट जो है वो
उधार के तौर पे भी खड़ी हो जाती है, तो उसको क्या कहते हैं, रिसीवेबल बन जाता है मेरा। यानी वो अकाउंट जो मुझे अभी रिसीव होना बाकी है उसको रिसीवेबल कहते हैं, यानी वो अमाउंट जो अभी रिसीव होनी है उसको रिसीवेबल कहा जाता है। उसके बाद आ गया हमारे पास कैश, यानी कि कैश की सूरत में तो डायरेक्ट मेरी जो है वो सेल होती है, पैसा आ जाता है, तो वो तो कैश की सूरत में होगा। तो इस तरह जो आपकी एक वर्किंग कैपिटल है ना, उसके 3 कंपोनेंट होते हैं, एक होता है इन्वेंट्री, एक होता है रिसीवेबल और एक क्या होता है बच्चों, कैश। तो ये तीनों का पता नहीं चाहिए, मरूज़ी में आता है। उसके बाद ग्रोस एंड नेट वर्किंग कैपिटल भी होता है इसके अंदर एक तस्वर। ग्रोस से मुराद है तमाम तरह के सिर्फ करंट एसेट जो है ना, वो आपका ग्रोस वर्किंग कैपिटल कहलाता है। और जो नेट वर्किंग कैपिटल है ना, उससे मुराद है करंट एसेट में से करंट लाइबिलिटीज़ निकाल दो। इससे क्या मुराद है अब, करंट एसेट से मुराद है वो जो आपके पास पैसा पड़ा है ना, या पैसे की तरह की चीज़ें, या ऐसी चीज़ें जिनको बेच के आप फ़ौरन पैसे ले आओगे, या जिनकी मालियत आपके पैसों के बराबर है और उनको आप जब भी चाहो बेच के फ़ौरन 1 साल के अंदर पैसे जनरेट कर सकते हो। तो ऐसी चीज़ों में से वो जो आपने 1 साल के अंदर-अंदर पैसे देने हैं ना, वो अगर माइनस कर दो, यानी करंट एसेट में से करंट लायबिलिटीज़ यानी करंट देनदारियाँ, 1 साल के अंदर जो पैसा आया हुआ है या आना है, उसमें से जो पैसा देना है या देना चाहिए 1 साल के अंदर, वो माइनस कर दो। यानी करंट एसेट में से करंट लायबिलिटीज़ माइनस कर दो। लायबिलिटी से मुराद है देनदारी, माइनस कर दोगे तो आपके पास नेट वर्किंग कैपिटल आ जाएगा। ग्रॉस वर्किंग कैपिटल से मुराद सिर्फ़ करंट एसेट है, उसमें से माइनस नहीं करना। लेकिन जो नेट वर्किंग कैपिटल है ना, उससे मुराद करंट एसेट में से करंट लायबिलिटीज़ माइनस कर दोगे तो आपके पास नेट वर्किंग कैपिटल आ जाएगा। उसके बाद है वर्किंग कैपिटल की मुख्तलिफ तरह की रेशोज़ होंगी, वो हमने आगे जाके डिटेल में पढ़नी है। उसमें करंट रेशो होगी, एसेट टेस्ट रेशो होगी, ठीक है, कैश साइकिल होगा और क्रेडिट साइकिल वगैरह देखेंगे। तो वर्किंग कैपिटल क्या हुआ, ज़रा लेफ्ट साइड पे जो चीज़ है उसको हम एक्सप्लेन करते हैं। वर्किंग कैपिटल जो है ना, वो रोज़मर्रा के जो आपके बिज़नेस के एक्सपेंस होते हैं ना, उनको देखने के लिए, ठीक है, कि कितना पैसा आ रहा है, जा रहा है, उसको देखने के लिए जो उसके रोज़मर्रा के जो एक्सपेंस हैं, उनसे निपटने का नाम जो है वो वर्किंग कैपिटल है। वर्किंग कैपिटल हैज़ 2 फॉर्म, 2 तरह का होता है। एक होता है ग्रॉस वर्किंग कैपिटल और एक होता है नेट वर्किंग कैपिटल। जो ग्रॉस वर्किंग कैपिटल है उसमें तमाम तरह के करंट एसेट शामिल होते हैं, और जो नेट वर्किंग कैपिटल है ना, वो डिफरेंस होता है दरअसल करंट एसेट माइनस या लेस करंट लायबिलिटीज़ का। इसी तरह मरूज़ी आई हुई है, तो इसको नेट वर्किंग कैपिटल। अब कंपोनेंट क्या होते हैं नेट वर्किंग कैपिटल के, उसमें इन्वेंट्री आ जाती है, स्टॉक आ जाता है, रिसीवेबल आ जाते हैं, कैश बैलेंस आ जाता है, आपका बैंक में जो पैसा पड़ा हो वो भी कैश के अंदर ही माना जाता है। जो बैंक में पैसा पड़ा है ना, वो भी कैश माना जाता है, या कैश की तरह की चीज़। मिसाल के तौर पे मेरे पास 20 जो है वो जूते पड़े हुए हैं, ठीक है, और ये मैं चाहूँ तो अभी दुकान में बेच के अभी पैसे आ जाएँगे 1 साल के अंदर। तो इस तरह की चीज़ें जो आप फ़ौरन बेच के उससे पैसे जनरेट कर सकते हो जब आपको ज़रूरत पड़े, तो उन चीज़ों को भी कैश ही माना जाता है। तो कैश या कैश बैलेंस या बैंक बैलेंस या कैश इक्विवेलेंट चीज़ें जो भी होती हैं वो भी आपकी कंपोनेंट कहलाते हैं। मुख्तलिफ तरह की रेशो होंगी आगे, क्विक रेशो, कैश रेशो, करंट रेशो, ये भी पढ़ेंगे हम, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आ गया जी अब टॉपिक नंबर 8, एसेट मैनेजमेंट के अंदर ज़रा। अब ये जो हमने पढ़ी है ना, पहले वाला पॉइंट जो पढ़ा है पीछे, हमने 3 चीज़ें पढ़ी है ना कंपोनेंट में, एक थी इन्वेंट्री, एक था रिसीवेबल और एक था कैश। तो अब सबसे पहले हम इन्वेंट्री को ज़रा देखते हैं, इन्वेंट्री क्या होती है। इन्वेंट्री की ना 2 तरह की टाइप्स है, एक है स्टॉक एंड ट्रेड, एक है स्टोर्स एंड स्पेयर। स्टॉक एंड ट्रेड से मुराद वो माल है, वो पैसा है जो आपका चीज़ को, जूते हैं वो बनाने के लिए ना मुझे बाहर से फॉर एग्ज़ाम्पल ट्यूब लेके आना पड़ती है, ठीक है, फिर उसको मशीनरी के अंदर डाला जाता है, फिर वो प्रोसेस होती है, रॉ मटेरियल आया रबड़, फिर उसको मतलब प्रोसेस में आएगा, उसके बाद वो फिनिश गुड यानी जूता बनेगा। तो इस तरह से जो ये आपकी टाइप होती है ना, उसके अंदर ये जो स्टॉक एंड ट्रेड है उसमें ये तीनों चीज़ें शामिल होती है। रॉ मटेरियल, ठीक है, उसके बाद आपका खाम माल, यानी कि उसके बाद आपका वर्क इन प्रोसेस, यानी वो चीज़ें जो आपकी प्रोसेस में लगी हुई हैं, और नंबर 3 होता है ये आपका फिनिश गुड्स, यानी वो चीज़ जो आपकी तैयार होके बाहर मार्केट के लिए खड़ी है। तो ये आपके स्टॉक एंड ट्रेड के अंदर 3 स्टेप्स हैं। उसके बाद स्टोर्स एंड स्पेयर, ये वो चीज़ें हैं इन्वेंट्री की जो आप बेचने के लिए नहीं लेते, लेकिन आप जो है वो बिज़नेस के अंदर चल रही होती है। मिसाल के तौर पे बिल्डिंग है जहाँ पे आपने वो चलाई हुई है फैक्ट्री, तो वो एज़ अ एसेट है, स्टोर है, ठीक है, वेयर हाउस है आपका, या वो बंदे जो उसकी निगरानी के लिए खड़े किए हुए हैं। तो ऐसी जो चीज़ें हैं ना जो इस्तेमाल कर रहे हो आप, कंज़्यूम नहीं कर रहे, उनसे पैसा जनरेट सेल नहीं कर रहे, तो उनको आप स्टॉक्स एंड स्टोर्स एंड स्पेयर का नाम दोगे, ठीक है। टाइप ऑफ स्टॉक एंड ट्रेड, यानी कि जो ट्रेड में आपका लगा होता है स्टॉक, उसकी टाइप 3 तरह की है। एक रॉ मटेरियल, ये जो रबड़ आपका पड़ा हुआ है जूते बनाने वाली फैक्ट्री में वो। उसके बाद वर्क इन प्रोसेस, यानी वो चीज़ जो वो रबड़ जो अब मशीनरी के अंदर गुज़र रहा है, जो चल रहा है, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल 5 दिनों में आपका एक मुकम्मल जूते की जो काम है ना वो कम मुकम्मल होता है, ठीक है। तो वो जो
अब 5 दिनों के बाद एक मुकम्मल जूता तैयार होके आना है ना, वो 5 दिन जिस प्रोसेस से गुज़रेगा ना उसको वर्क इन प्रोसेस कहते हैं। और आखिर में फिनिश गुड से मुराद वो चीज़ें हैं जो बन के जूता तैयार होके बॉक्स में डाल के अब बाहर मार्केट के लिए जो है वो स्टोर में अंदर आ गए, तो उसको क्या कहते हैं, फिनिश गुड कहते हैं। तो ये पता होना चाहिए। उसके बाद है कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री। अब ये जो इन्वेंट्री है, इन्वेंट्री से क्या मुराद है, यानी वो चीज़ जो आपने अब स्टोर में रखी हुई है बेचने के लिए या बनाने के लिए चीज़ें, और वो फिर बेचने के लिए बाहर खाम माल की ज़रूरत, तो वो जो इन्वेंट्री होती है ना, अब उसको जो अगर आप कैरी कर रहे हो, उसको रखा हुआ आपने जिस वेयर हाउस में, उसके ऊपर एक कैरिंग कॉस्ट पड़ती है। कैरिंग कॉस्ट होती है कि उसको आपने कैरी करके रखना है। जब तक वो स्टॉक के अंदर पड़ा रहेगा, वो बिल्डिंग का किराया तो पड़ना है ना आप लोगों को, समझ आ रही है? तो वो कैरिंग कॉस्ट है। ठीक है, जूते पड़े हैं आपके पास वेयर हाउस में, जो भी चीज़ें, तो उसके ऊपर जो भी अखराजात आएँगे जब तक पड़ा रहेगा, उसकी निगरानी के लिए चौकीदार खड़ा किया हुआ है, ठीक है? और वो पड़ा है तो उसकी बिल्डिंग का किराया भी पड़ रहा है। ये सारी चीज़ें जो है वो कैरिंग कॉस्ट है। उसके बाद ऑर्डरिंग कॉस्ट। ऑर्डरिंग कॉस्ट ये होती है कि खाम माल आप लोगों ने लिया, कराची से आप लोग रबड़ लेके आए हो जूते बनाने के लिए, तो वो रबड़ जिस कंटेनर में आएगा, ठीक है? आपके उधर आके जो है वो जब आप रखते हो उसको, तो वो जो मतलब उसको ऑर्डर करने में और उसको इधर तक लाने में जो सारे का सारा कॉस्ट प्लस ऊपर वाली ये सारे किराए-शिराए मिला के जो आपकी फैक्ट्री तक पहुँचे, वो जो कॉस्ट पड़ेगी वो ऑर्डरिंग कॉस्ट है, ऑर्डर करने पे पड़ी है। उसके बाद हमारे पास अब आ गया जी इन्वेंट्री की मैनेजमेंट के अंदर ना 2 तरह की फॉर्म है, बिज़नेस की जो आप मैनेज करते हो। नंबर 1 तो होता है ट्रेडिंग कंसर्न और एक होता है मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न। ट्रेडिंग कंसर्न ये है कि आप लोगों ने ना डायरेक्ट कोई बनी-बनाई चीज़ लेनी है और उसको बेच के प्रॉफ़िट की सूरत में आपने पैसा जो है वो रख लेने हैं। दूसरे नंबर पे है मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न, वो ज़रा हट के है। उसके अंदर 3 स्टेप होंगे। नंबर 1 रॉ मटेरियल आएगा, उसको आप बनाओगे, प्रोसेस से गुज़ारोगे और फिनिश गुड तक जो है वो कन्वर्ट करके फिर बेचोगे। तो इसके अंदर 3 चीज़ें हैं, रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोसेस और फिनिश गुड। और जिसके ऊपर कॉस्ट आती है वो होल्डिंग कॉस्ट, कैरिंग कॉस्ट और ऑर्डरिंग कॉस्ट आती है। दूसरी तरफ जो स्टॉक एंड ट्रेड है ना, वो तो डायरेक्ट आएगा आके, मतलब बनी बनाई चीज़ को आप लेते हो तो वो ट्रेडिंग होती है। उसके अंदर स्टॉक एंड ट्रेड में आएगी, बस वही पड़ेगी आपको, टाइप होगी और होल्डिंग कॉस्ट पड़ेगी सिर्फ आपको, उसकी बनाने की कॉस्ट नहीं पड़ेगी उसके ऊपर, ना कैरिंग कॉस्ट पड़ेगी, ना ही आपको ऑर्डरिंग कॉस्ट पड़ेगी, सिर्फ होल्डिंग कॉस्ट पड़ेगी कि वो चीज़ आप लेके आए हो। आज मैं बने बनाए जूते मैंने किसी कंपनी से खरीदे हैं, मेरे वो दुकान में आए, जैसे दुकान की मिसाल है, आके बस दुकान का किराया पड़ेगा और उसको मैं बेच देता हूँ ग्राहक को डायरेक्ट, ठीक है? अच्छा जी, अब ये जो पीछे वाली एक्टिविटी थी ना, सारी की सारी, जैसे कि जैसे हमने जहाँ से शुरू किया था ना, एसेट मैनेजमेंट यानी वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट वाला टॉपिक, तो इस टॉपिक के अंदर हमने कंपोनेंट ऑफ इन्वेंट्री में सबसे पहले जो इन्वेंट्री थी ना उसको पढ़ लिया है। अब जो दूसरा कंपोनेंट था ना रिसीवेबल, वो पढ़ेंगे हम। रिसीवेबल क्या होता है? देखो, ये ऐसी चीज़ है जो आपने अभी रिसीव करनी है, ठीक है? यानी वो चीज़ें जो उधार पे आप दे देते हो, तो उनके एवज़ जो पैसा आना होता है ना, वो रिसीवेबल कहलाता है। तो उसके अंदर ज़ाहिर है जब आप पैसा लेके आओगे तो उसके लिए सबसे पहले तो क्रेडिट पॉलिसी होती है कुछ, कि उधार देने की कौन कौन सी शराइत हैं। नंबर 1, उसके अंदर एक क्रेडिट पीरियड होता है, कितने दौरानी के लिए आपने उधार दी है। नंबर 2, कैश डिस्काउंट, कि आप जो है ना वो कैश डिस्काउंट दे देते हो अगर किसी को उधार दे। तो मैं कहता हूँ अगर आप मुझे ये उधार ले गए हो, आप 70,000 रुपये का फॉर एग्ज़ाम्पल सामान ले गए हो, मैं कहता हूँ अगर आप ये 1 महीने की बजाय ना आप मुझे 25 दिन में दे दोगे ना, तो मैं इसमें से 2,000 छोड़ दूँगा। तो इसको कहते हैं कैश का डिस्काउंट। उसके बाद डिस्काउंट पीरियड होता है कि आपने पीरियड के अंदर डिस्काउंट दे दिया कि आप जो है ना 30 की बजाय मुझे चलो 35 दिनों में लौटा देना। उसके बाद बैड डेट्स भी होते हैं क्रेडिट पॉलिसी में। बैड डेट्स क्या होते हैं? ये पूरी की पूरी जो चीज़ें हैं ना, इन्वेंट्री मैनेजमेंट, रिसीवेबल, कैश मैनेजमेंट, सारी की सारी आगे जाके ना पूरे का पूरा एक चैप्टर है इसके ऊपर, पूरे का पूरा 8वां मॉड्यूल है वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट के ऊपर, ठीक है? तो इसलिए यहाँ पे बेसिक चीज़ें हैं, इनका पता होना चाहिए आप लोगों को। नाम याद करो, उनके पॉइंट्स याद करो, यहाँ से मुरूज़ी बहुत आती हैं, शॉर्ट नहीं आता, ना ही लॉन्ग आता है पहले मॉड्यूल में से, ठीक है? शॉर्ट आ जाता है, मुरूज़ी आ जाती है, लॉन्ग नहीं आता। उसके बाद बैड डेट्स। बैड डेट्स क्या होते हैं कि ऐसी उधार जो आपने दी लेकिन वो बंदे भाग गए, पैसे नहीं दिए उन्होंने। तो ऐसे भी बाज़ औक़ात होता है कि आप जब उधार देते हो तो पैसा जाने का भी ख़तरा होता है। उसके बाद कलेक्शन कॉस्ट, बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि आपको पैसे कलेक्ट करने के लिए भी ना कोई ना कोई दरमियान में बंदा रखना पड़ता है जो कि बीच में से कमीशन वगैरह रखता है, तो वो कलेक्शन कॉस्ट भी पड़ती है। उसके बाद फैक्टरिंग रिसीवेबल, कुछ ऐसे इदारे होते हैं जो कहते हैं कि आप हमें पैसा दे दो, हम आगे दे देंगे उनको। जैसे हम बैंक में पैसा देते हैं ना, तो बैंक हमें उधार अगर किसी को लेना हो तो वो बैंक में से ले लेता है। अब बैंक एक थर्ड पार्टी के तौर पे हमारे पैसे कलेक्ट करके उनसे हमें एज़ अ कमीशन जो है वो उनको थोड़ा सा इंटरेस्ट देना पड़ता है बैंक को। बैंक में पैसे कहाँ से आते हैं? आवाम के ही होते हैं ना, आवाम ही ले रही होती है, आवाम ही दे रही होती है। तो वो दरमियान में जो ये कि ये बंदा है ना कलेक्शन के तौर पे काम करता है, वो फैक्टरिंग रिसीवेबल कहलाता है। उसके बाद हम आखिर में क्या करते हैं,
मैचिंग करते हैं रिसीवेबल और पेएबल की, यानी जो हमने देना है और जो हमारे पास आना है वो देखते हैं हम कितना है। अगर तो लेना ज़्यादा है, देना कम है, तो इसका मतलब प्रॉफिट में हम। अगर हमने देना ज़्यादा है, लेना कम है, तो इसका मतलब उधार में हम। तो ये बात है। इसके बाद रिसीवेबल मैनेजमेंट। तो वो कहते हैं व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द अकाउंट रिसीवेबल मैनेजमेंट इंक्लूड फॉलोइंग। जब हम रिसीवेबल मैनेजमेंट की बात करेंगे, हम मददगार चीज़ों को देखेंगे। नंबर एक, क्रेडिट सेल, क्रेडिट पीरियड, सारी चीज़ों के नाम पता होने चाहिए। उसके बाद कुछ इन्वेंट्री की रेशो होती हैं, वो भी हम देखेंगे आगे जाके बड़ी डिटेल के अंदर, जैसे इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो है, इन्वेंट्री साइकिल वगैरह। उसके बाद हमारे पास टॉपिक नंबर 10 है, इसी टॉपिक के ऊपर है, वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट में एसेट मैनेजमेंट जो है उसको देखते हैं हम। उसमें सबसे पहले तो आप कैश मैनेजमेंट करते हो, नहीं वो वाला पीछे वाला जो पूरे का पूरा इन्वेंट्री वाले यहाँ ख़त्म हो गया, ठीक है। अब यानी रिसीवेबल वाला ख़त्म हो गया, पीछे हमने किया था इन्वेंट्री। यानी कि मैं आपको बताता हूँ, ये जो तीन चीज़ें थी ना यहाँ पे मेजर कंपोनेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल, इसके अंदर हमने पहले ये इन्वेंट्री पढ़ा, उसकी टाइप्स पढ़ी, सारा कुछ देखा। उसके बाद रिसीवेबल पढ़ा, उसके अंदर क्रेडिट पॉलिसी पढ़ी, सारा कुछ देखा। अब हम करेंगे कैश, आखिर वाला जो ये है ना कैश। तो हम कैश को देखते हैं। हम कैश मैनेजमेंट में सबसे पहले कैश की मैनेजमेंट की जाती है। कैश बजट बनाया जाता है। कैश बजट में आप कैश इनफ्लो देखते हो, आउटफ्लो देखते हो। अब ये इनफ्लो से मुराद पैसे का आना है, आउटफ्लो से मुराद पैसे का जाना है, ठीक है। सरप्लस एंड डेफिसिट देखते हो आप कैश बजटिंग के दरमियान। तो सरप्लस और डेफिसिट ये क्या होते हैं, आखिर में जाके आप लोगों को आगे जो फाइनल के मॉड्यूल है ना, वहाँ पे इन्हीं चीज़ों की सारी जो है वो डिटेल है। तो सरप्लस एंड डेफिसिट देखते हो, अगर तो आपके पास पैसा एक्स्ट्रा बच जाता है सारे अखराजात निकालने के बाद, तो फिर सरप्लस है, अगर नहीं बचता तो डेफिसिट है। उसके बाद फाइनेंसिंग एंड लैंडिंग आप करते हो, ठीक है। मुख्तलिफ तरह की उधार लेते हो, पैसे देते लेते हो, वो भी कैश बजटिंग में देखते हो। उसके बाद कुछ टेक्निकल इंसॉल्वेंसी की सूरत पैदा हो सकती है अगर कैश आपके पास ख़त्म हो जाए, ठीक है। नहीं उधार अगर आप ज़्यादा दे देते हो तो प्रॉफिट तो चल रहा है आपका, लेकिन आपने उधार ज़्यादा दी हुई है, तो उस सूरत में टेक्निकल इंसॉल्वेंसी की सूरत पैदा हो सकती है। टेक्निकल इंसॉल्वेंसी क्या होती है कि अगर एक कंपनी के पास लेस फाइनेंशियल सोर्सेज मौजूद हैं, तो ऐसे ही सूरत के अंदर जब उसके पास पैसा ना रहे और कंपनी बंद होने का डर हो, तो उसको टेक्निकल इंसॉल्वेंसी कहते हैं। उसके बाद आप कैश फ्लो स्टेटमेंट भी बनाते हो कैश की, ठीक है, मुख्तलिफ तरह की, और कैश रेशोज़ भी पढ़ते हो जो कि हम मॉड्यूल नंबर 5 में पढ़ेंगे। कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाएंगे जो कि हम मॉड्यूल नंबर 6 में पढ़ेंगे। तो ये जो मुख्तलिफ तरह की चीज़ें हैं ना, ये सारी आगे डिटेल में जाएंगी, बट फ़िलहाल इनका आपको कंसेप्ट पता होना चाहिए कि कैश जो है मैनेजमेंट में क्या चीज़ें शामिल है। कैश बजटिंग करते हो, कैश बजटिंग में आप उससे मुराद है कैश इनफ्लो आउटफ्लो देखते हो, सरप्लस डेफिसिट, फाइनेंसिंग लैंडिंग वगैरह ये देखते हो। टेक्निकल इंसॉल्वेंसी की सूरत ना कहीं पैदा हो जाए, इस चीज़ को कंट्रोल करते हो आप लोग। उसके बाद कैश फ्लो की स्टेटमेंट बनाते हो, मुख्तलिफ तरह की स्टेटमेंट होती है, बताऊँगा आगे। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, ऑपरेटिंग और फाइनेंसिंग, ये सारी की सारी, ठीक है। मेरा फाइनल सिलेबस जो है ना वो भी अपलोड हो चुका है बच्चों, तो इसलिए मैं जो है ना ये अभी मिड वाला मैं बाद में बना रहा हूँ फाइनल के बाद। तो उसके बाद कैश जो है ना उसकी रेशो मुख्तलिफ तरह की देखेंगे हम आगे जाके, ठीक है। तो सबसे पहले देख लो, यहाँ पे लेफ्ट साइड पे चीज़ें मौजूद हैं, वो देख लेते हैं। कैश या कैश बैलेंस मैनेजमेंट क्या होता है। कैश एंड बैंक बैलेंस मैनेजमेंट एक ही बात है। ये इसलिए भी इम्पोर्टेंट होता है कि हम कैश या बैंक बैलेंस जो है ना उसको वर्किंग कैपिटल के अंदर मैनेज करते हैं। उसके अंदर कैश इनफ्लो, आउटफ्लो, सरप्लस, डेफिसिट वगैरह देखते हैं। कैश फ्लो की मुख्तलिफ तरह की स्टेटमेंट बनाते हैं हम, जो कि हमें शो करती है कि इनफ्लो कितना हुआ और आउटफ्लो कितना हुआ है, ठीक है। उसके बाद कैश की रेशो होती हैं कुछ, वो भी हम देखेंगे आगे जाकर, जैसे कैश साइकिल दिया हुआ है, तो ये पता होना चाहिए। उसके बाद सबसे आखिरी जो पॉइंट था ना हमारा, सबसे पहली स्लाइड पे चले जाओ इसी मॉड्यूल की, वो क्या था भला, वो था हमारे पास अब फाइनेंशियल एनालिसिस। ठीक है। तो फाइनेंशियल एनालिसिस क्यों किया जाता है, इसकी वजह क्या है, कब किया जाता है, टाइप ऑफ फाइनेंशियल एनालिसिस क्या होते हैं, एब्सोल्यूट क्या होता है और रिलेटिव क्या होता है। एब्सोल्यूट से मुराद ये है कि आप दो चीज़ों को ऐसे कंपेयर करो कि एक की कीमत 300 है, एक की 200 है, तो बताओ दोनों में कितना फ़र्क है। तो 300 माइनस 200 तो 100 रुपया हो गया। तो ये होता है एब्सोल्यूट, यानी एग्जैक्ट अमाउंट को आप जमा माइनस करके आप डायरेक्ट बता देते हो कि ये कमी है, ये ज़्यादा है। दूसरी तरफ है रिलेटिव एनालिसिस। रिलेटिव एनालिसिस होता है मुख्तलिफ तरह की चीज़ों की रेशोज़ निकालना, कंपेयर करना दो से तीन चीज़ों को, और फिर आपका ऐसा जवाब आना जो परसेंटेज में हो, या फिर वो पॉइंटों में आ रहा हो, या वो रेशो की सूरत में हो। तो इस चीज़ का नाम रिलेटिव एनालिसिस है। उसके बाद कंपैरेटिव एनालिसिस है, जिसके अंदर आप कंपेयर करते हो मुख्तलिफ तरह की चीज़ों को, आपस में मवाजना करते हो, ठीक है। उसके बाद इंडेक्स एनालिसिस है, फिर आगे जाके ये डिटेल में सारा कुछ बताऊँगा मैं क्या होता है। इनके ऊपर पूरी का पूरा 5वाँ मॉड्यूल जो है वो आपका बना हुआ है बड़ी डिटेल में, तो हम आगे जाके इनको डिटेल में पढ़ेंगे। फ़िलहाल इनके नाम पता होने चाहिए आप लोगों को। उसके बाद है कॉस्ट वॉल्यूम एंड प्रॉफिट एनालिसिस आप करते हो, ठीक है। मुख्तलिफ तरह की जो कॉस्ट है उसका वॉल्यूम क्या है, उसका प्रॉफिट एनालिसिस जो है वो देखते हो। उसके बाद आखिर में रिस्क एनालिसिस होता है, वो भी आप करते हो इसमें।
मतलब एनालिसिस से मुराद है कि जो मुआशी तज्ज़िया, ठीक है? तो वो तज्ज़ियात इन तरीकों पे किए जाते हैं जो यहाँ मौजूद हैं। लेफ्ट साइड में मौजूद चीज़ें देख लेते हैं कि फाइनेंशियल एनालिसिस इज़ सिंपली लुकिंग द फाइनेंशियल एक्टिविटी देखते हो आप इसमें। इट मे बी सेल, परचेज़, रिसीवेबल, पेएबल, यानी ऊपर वाली जितनी भी एक्टिविटी हमने 3 पढ़ी थी ना पहली स्लाइड में। एक थी फाइनेंसिंग एक्टिविटी, एक इन्वेस्टिंग और एक थी कैश एसेट मैनेजमेंट या जिसको वर्किंग कैपिटल मैन। उनके अंदर जो भी आप काम करते हो उन सारी चीज़ों का जो एनालिसिस है वो आप आखिर वाली एक्टिविटी यानी फाइनेंशियल एनालिसिस में करते हो। ठीक है? तो ये पता होना चाहिए आप लोगों को सारों का। उसके बाद ये क्यों ज़रूरी है जी? ये इसलिए ज़रूरी है कि हमें हेल्प करता है फाइनेंशियल परफॉर्मेंस देखने के लिए कंपनी की। दूसरे नंबर पे मुख्तलिफ तरह की इन्वेस्टमेंट डिसीजन करने के लिए। तीसरे नंबर पे हमारी कंपनी की पोजीशन क्या जा रही है उस चीज़ को देखने के लिए, ठीक है? यानी कि मुख्तलिफ तरह के अगर बंदे आपकी कंपनी में इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं ना, तो वो आपकी फाइनेंशियल एनालिसिस यानी मुआशी तज्ज़िया करके आपकी जो वो आई होगी ना उसकी परफ़ॉर्मेंस का ग्राफ़ या आपके पास वो अमाउंटें पड़ी होंगी या वो प्रॉफ़िट लॉस अकाउंट होंगे, मुख्तलिफ स्टेटमेंट होंगी, उनको एक कंपनी देखेगी, पढ़ेगा बंदा, वो कहेगा ठीक है इसकी प्रोग्रेस ठीक जा रही है तो वो इन्वेस्ट करेगा अदरवाइज़ नहीं करेगा। तो इस तरह से मुख्तलिफ तरह के डिसीजन लेने के लिए, फाइनेंशियल पोजीशन चेक करने के लिए, इन्वेस्टमेंट परफ़ॉर्मेंस देखने के लिए, ये चीज़ें ना, इस चीज़ की वजह से आप फाइनेंशियल एनालिसिस यानी तज्ज़िया करते हो मुईशत का, आपकी एक कंपनी का। उसके बाद फाइनेंशियल एनालिसिस की टाइप कौन-सी हैं, ये मुख्तलिफ तरह की दी हुई है यहाँ पे, ये पता होना चाहिए। एब्सोल्यूट एनालिसिस, कंपैरेटिव, फंडामेंटल, रेशो, रिलेटिव इंडेक्स, कॉस्ट एंड बेनिफिट वगैरह का, ठीक है? तो ये सारे का सारा पता होना चाहिए। तो ये जो फाइनेंशियल एनालिसिस है ना, इसकी ये रेशो है सारी, इनके नाम याद होने चाहिए इसी तरतीब से। ये आपको ये समझ लो कि ना आखिर तक काम आएँगी ये सारी चीज़ें। 13वें मॉड्यूल तक ये चीज़ें चलनी हैं, इनके नाम पता होने चाहिए। लिक्विडिटी रेशियो लिक्विडिटी एनालिसिस होता है, ठीक है? टर्नओवर या एक्टिविटी रेशियो एनालिसिस होता है, लीवरेज होता है, गियरिंग भी कहते हैं इसको, कवरेज एनालिसिस होता है, प्रॉफिटेबिलिटी होता है, मार्केट होता है। इनकी सारी डिटेल हम 5वें मॉड्यूल में पढ़ेंगे जाके, ठीक है? तो अभी इनके नाम याद होने चाहिए ज़ुबानी आप लोगों को, ठीक है? उसके बाद ये देख लो लिक्विडिटी रेशियो के अंदर करंट रेशियो, क्विक रेशियो, कैश रेशियो, ये चीज़ें शामिल हैं। इन सारों के नाम, उनके अंदर मौजूद ये चीज़ें नाम याद होने चाहिए। 5वें मॉड्यूल में इनकी डिटेल में सारी की सारी चीज़ें दी हुई हैं। वहाँ पे मज़ीद जो है ना वो इस ये तो कुछ भी नहीं है ना, ये तो आपको पता होना चाहिए सिर्फ़ कि बेसिक ये है। बाकी आगे आगे जाके जब देखोगे ना, वहाँ पे फिर डिटेल में हर चीज़ दी हुई है, ठीक है? तो आज हमने क्या पढ़ा है भला? इस मॉड्यूल के अंदर हमने पढ़ा था कि 4 एक्टिविटी होती हैं, ठीक है? 4 एक्टिविटी कौन-कौन सी थी भई? 4 एक्टिविटी थी कि फाइनेंसिंग एक्टिविटी, ठीक है? उसके बाद जो है वो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, उसके बाद जो था वो था जी एसेट मैनेजमेंट, ठीक है जी? उसके बाद जो था ये पूरे का पूरा स्कोप हमने पढ़ा था फाइनेंशियल मैनेजमेंट का पढ़ेंगे। उसके अंदर फंक्शन देखे थे हमने और ये चीज़ 4 इनका पता होना चाहिए। फिर इन चारों में सबसे पहले जो फाइनेंसिंग है ना उसको देखा, उसकी टाइप वगैरह सारा कुछ। उसके बाद जी हमने उसके सोर्सेज़ देखे, फिर उसकी हमने दूसरी वाली जो टाइप है ना इन्वेस्टिंग एक्टिविटी वो देखी। मतलब वो दूसरी वाली फॉर्म देखी, फंक्शन देखा, उसके अंदर इन्वेस्टमेंट है। मुख्तलिफ तरह की इन्वेस्टमेंट करते हो आप, शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म, क्या उस पे रिटर्न मिलता है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में क्या चीज़ शामिल है, ये कौन-सी होती है, पता होना चाहिए। फिर हमने वर्किंग में मतलब मैनेजमेंट पढ़ा, वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट, उसके अंदर इन्वेंटरी की टाइप पढ़ी और इन्वेंटरी की हर एक टाइप यानी इन्वेंटरी के रिसीवेबल और कैश को हमने यहाँ पे डिटेल में पढ़ा और उसके आखिर में सबसे आखिर में जो फाइनेंशियल एनालिसिस था ना उसके बारे में हमने पढ़ा और उसकी मुख्तलिफ ये रेशोज़ पढ़ी जो आपको पता होनी चाहिए और ज़ुबानी याद होनी चाहिए। ये था मॉड्यूल नंबर 6। बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट जो है वो मॉड्यूल नंबर मतलब सॉरी 2 जो है ना वो मैं नेक्स्ट भेजूँगा। थैंक यू।